जनसत्ता संपादकीय गति 120 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। राजनेता अक्सर चुनावी उन्माद में भूल जाते हैं कि सार्वजनिक मंचों से क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। पिछले कुछ दशक से जब धर्म को राजनीति से जोड़कर जनाधार बनाने का प्रयास तेज हुआ है, तब से ऐसे बयानों की बाढ़ सी आ गई है जिसमें सामाजिक ताने बाने का ख्याल भी भुला दिया जाता है। ऐसे बयानों को लेकर पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने खासी नाराजगी जताई है और राजनेताओं को उनकी लोकतांत्रिक मर्यादा याद दिलाई थी। दरअसल राजनेता इसलिए किसी धर्म, जाति, समुदाय के खिलाफ और प्रतिपक्षी पर तीखी व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से गुरेज नहीं करते कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती, मगर अब शायद राजनेताओं को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के मामले से कुछ सबक मिले। आजम खां भड़काऊ और नफरती भाषण देने की वजह से दोषी करार दिया गया। उन्हें 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की कैद सजा सुनाई गई है। इससे समाजवादी पार्टी की राजनीतिक पकड़ और आजम खां के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा वह अलग बात है, मगर महत्वपूर्ण यह है कि इस फैसले से राजनेताओं के आपत्तिजनक और अलोकतांत्रिक बयानों पर अंकुश लगाने की नजीर बनी है। पैरा। राजनीति में प्रतिद्वंद्वी पर कटाक्ष करना, उसकी कमियों को सामने लाना और तीखे प्रहार करना गलत नहीं माना जाता, बल्कि विपक्षी दलों से तो यह अपेक्षा की जाती है कि वे सत्ता पक्ष की गलत नीतियों, फैसलों और कामकाज के अनुचित तरीकों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, मगर इसकी भी एक मर्यादा होती है। शालीन भाषा में भी गलत बातों का प्रतिकार किया जा सकता है, सत्ता की नीतियों का विरोध किया जा सकता है, बल्कि यही लोकतांत्रिक तरीका होता है। मगर कुछ राजनीतिक दल मान बैठे हैं कि सत्ता पक्ष या अपने प्रतिपक्षी के खिलाफ वे जितनी कड़वी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, जितना वे उसके नेताओं पर व्यक्तिगत हमले करेंगे, उतना ही उनका जनाधार बढ़ेगा। यह प्रवृत्ति बहुत खतरनाक रूप से बढ़ चुकी है। अब न केवल विपक्षी बल्कि सत्ता पक्ष के नेता भी जवाबी हमले के रूप में खूब बढ़ चढ़कर अशोभन, भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले बयान देते नजर आते हैं। जब से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की घेरेबंदी कर चुनावी समीकरण हल किए जाने लगे हैं, तब से ऐसे भाषणों की बाढ़ सी आ गई है जैसे नेताओं की जुबान पर कोई लगाम ही न रह गई हो। आजम खान ने भी इस झोंक में न सिर्फ वहां के जिलाधिकारी के खिलाफ व्यक्तिगत तल्ख टिप्पणियां की थी, बल्कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी जहर उगले थे। पैरा। कायदे से चुनाव प्रचार के समय दिए जाने वाले नफरत और आपत्तिजनक बयानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है, मगर वह प्राय अपने कान में तेल डाले रहता है। अगर ऐसे बयानों के खिलाफ मुकदमा किया जाता है तो वह लंबे समय तक अदालतों में लटका रहता और अंततः बेअसर साबित होता है। इसी का नतीजा है कि राजनेताओं का मनोबल बढ़ता गया है। पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे बयानों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई न करने पर पुलिस के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया। तब से उम्मीद बनी है कि अब राजनेता अपनी जुबान को कुछ साफ करने की कोशिश करेंगे। अब आजम खां को मिली सजा से और कड़ा संदेश मिला है, मगर स्वाभाविक ही लोगों के मन में सवाल बने हुए हैं कि ऐसे राजनेता हर दल में है तो क्या उनके खिलाफ भी कभी ऐसी कड़ी कार्रवाई हो पाएगी।
पैरा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की जो जगह बन चुकी है उसमें इसे बाजार और कमाई के लिहाज से भी एक अहम खेल के तौर पर देखा जाता है, मगर हैरानी की बात है कि इसमें पुरुष और महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की फीस के मामले पर बराबरी नहीं थी। हालांकि लंबे समय से सवाल उठाया जाता रहा था कि इस खेल में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कम मेहनताना दिए जाने का आधार क्या है? क्या इसके पीछे महिलाओं को काम करके आंकने का भाव नहीं पता चलता है? क्या उनके खिलाफ यह प्रत्यक्ष भेदभाव नहीं है? इस सवाल का कोई उचित जवाब यही हो सकता था कि इस दिशा में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के बीच हर स्तर पर बराबरी लाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने फिलहाल शुल्क के मामले में गैर बराबरी को खत्म करने के लिए एक बड़े कदम की घोषणा की है। बोर्ड की ओर से गुरुवार को कहा गया कि हम अपनी अनुबंधित बीसीसीआई महिला क्रिकेटरों के लिए वेतन समानता की नीति लागू कर रहे हैं। पुरुष और महिला क्रिकेटरों दोनों के लिए मंचों की फीस समान होगी, क्योंकि हम भारतीय क्रिकेट में लैंगिक समानता के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। पैरा। यह भारतीय क्रिकेट के इतिहास में बड़ा और सकारात्मक कदम है। हालांकि ऐसा बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यह अपने आप में विचित्र व्यवस्था थी कि हर स्तर पर एक ही तरह से खेलने वाले खिलाड़ियों के बीच शुल्क के निर्धारण में भेदभाव की व्यवस्था का आधार महिला और पुरुष होना चाहिए। एक पुरुष खिलाड़ी के लिए 15 लाख रुपए, एक दिवसीय के लिए 6 लाख और T20 एक टेस्ट मैच, अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए 3 लाख रुपए फीस के तौर पर मिलते हैं। मगर भारतीय महिला क्रिकेटरों के लिए यह राशि टेस्ट मैच में 4 लाख और एक दिवसीय या T20 मैच में 1 लाख रुपए था। बेशक अब नया फैसला लागू होने के बाद अनुबंधित महिला टीम के खिलाड़ियों को भी पुरुष खिलाड़ियों के बराबर फीस मिलेगी, मगर यह व्यवस्था फिलहाल सिर्फ प्रति मैच के मामले में लागू होगा। सालाना अनुबंध की राशि अब भी पहले से निर्धारित रकम के मुताबिक ही मिलेगी। जाहिर है फीस में यह समानता अभी पुरुष और महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच बराबरी की व्यवस्था को लागू करने की ओर बड़े शुरुआती कदम है। पैरा। यह समझना मुश्किल है कि महिला क्रिकेटरों के प्रति भेदभाव के पीछे क्या वजहें रही। भेदभाव की यह व्यवस्था आमतौर पर सभी खेलों और दुनिया भर में रही है। एक दलील यह दी जाती है कि महिला क्रिकेट के दर्शकों की संख्या चूँकि कम होती है, इसलिए इसका असर उनके मेहनताने पर भी पड़ता है। लेकिन जब एक खेल का समूचा ढांचा पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए एक ही है, तो उसमें महिला क्रिकेट के आयोजन को लोकप्रिय बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? पिछले कुछ सालों के दौरान महिला क्रिकेटरों ने अपने प्रदर्शन के बूते मैदान पर अपनी क्षमता साबित की है और भारी पैमाने पर लोगों की दिलचस्पी इस खेल में बढ़ी है। दरअसल किसी खेल की लोकप्रियता उसके आयोजन और आयोजकों के रुख पर निर्भर है कि उसे कितनी गंभीरता से लिया जाता है। अब अगर मैचों में फीस बराबर करने की पहल की गई है, तो उम्मीद है कि हर स्तर पर पुरुषों के मुकाबले बराबरी को महिलाओं का हक माना जाएगा और इसे लेकर कोई बहाना या टालमटोल का रवैया अख्तियार नहीं किया जाएगा। पैरा। किसी भी देश के स्वस्थ विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके लिए ऐसे नागरिक तैयार किए जाएं जो लोकतांत्रिक समाज व मूल्यों में आस्था रखते हों और मानवीय उच्च संस्कारों से युक्त हों। ऐसे नागरिकों का व्यक्तित्व
समाज और देश की पहचान को नई आभा प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति के संस्कार व चरित्र निर्माण की नींव बाल्यावस्था में ही पड़ जाती है। एक बच्चा अपनी उम्र की आरंभिक अवस्था में जैसा देखता, सुनता और पढ़ता है, उसी से उसका व्यक्तित्व निर्माण और भविष्य निर्धारित होता है। पूर्णविराम।